जय भगवान। कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। नेचुरोपैथी थर्ड ईयर NDDY की पढ़ाई जोर शोर से शुरू होगी आपकी। अब हम चालू कर रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र भाग 2। प्रश्न 11वां। संपूर्ण शरीर की गीली चादर लपेट कैसे करें, कब और किसे देंगे, स्पष्ट करें। प्रश्न 11वां। संपूर्ण शरीर की गीली चादर लपेट कैसे, कब और किसे देंगे, स्पष्ट करें। उत्तर। गीली चादर लपेट की विधि। गीली चादर लपेट में किसी तख्त पर 2 कंबल बिछाते हैं। उसके ऊपर एक चादर पानी से भीगी हुई को अच्छी तरह निचोड़कर बिछाते हैं। चादर की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि रोगी के पूरे शरीर पर आसानी से लपेटी जा सके। एक गीले तौलियों को छाती के ऊपर और बाजू में इस प्रकार लपेटें कि हाथों का और दोनों बगलों का सीधी स्पर्श न हो सके। कमर की एक ओर चादर से एक पैर को लपेट देते हैं, दूसरे छोर से दूसरे पैर को लपेट देते हैं। कमर के ऊपर वाले भाग को और गर्दन के नीचे वाले भाग को भी चादर द्वारा लपेट देते हैं। ऊपर से कंबल के द्वारा शरीर को इस प्रकार लपेट दें कि शरीर चादर व कंबल द्वारा अच्छी तरह कसा रहे। सिर व आंख पर ठंडे पानी की तौलियां रखें। इस प्रकार 30 से 45 मिनट तक रोगी को चादर लपेट में रखा जाए। इसके बाद चादर को खोल दें और स्पंज बाथ या संपूर्ण स्नान करा दें। लाभ। गीली चादर लपेट तीव्र ज्वर, यकृत दोष, पीलिया, रक्ताल्पता, क्षय, गठिया, एक्जिमा आदि रोगों में लाभकारी है। प्रश्न 12वां। जीर्ण रोग की परिभाषा लिखो। उत्तर। जीर्ण रोग वह रोग है जो कई वर्षों तक हमारे शरीर में रहते हैं। जीर्ण रोगों को इलाज में समय भी अधिक लगता है। यह तीव्र रोगों का बड़ा रूप है जिनका इलाज समय से नहीं हो पाता और विजातीय द्रव्य लंबे समय शरीर में पड़े रहते हैं। जीर्ण रोग के उदाहरण: अस्थमा, गठिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, टीबी, चर्म रोग, सोराइसिस, हृदय रोग आदि। प्रश्न 13। निम्न रोगों का कारण व उपचार लिखो। पहला घेंगा, दूसरा साइनोसाइटिस, तीसरा उच्च रक्तचाप। पहला घेंगा। उत्तर। गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में आई सूजन को घेंगा कहा जाता है। इसमें गला सूजकर मोटा दिखाई देने लगता है। इस रोग को गलगंड नाम से भी जाना जाता है। भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग होता है तथा तनाव भी इस रोग का दूसरा कारण है। यह रोग पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक पाया जाता है। गले का गर्म ठंडा सेक, गले पर ऊनी लपेट, गले पर मिट्टी की ठंडी पट्टी आदि उपचार से रोगी को आराम मिलता है। भोजन में आयोडीन की उपयुक्त मात्रा अवश्य लें। गाजर, पालक, पत्ता गोभी, अनार, दूध, टमाटर, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करें। घेंगा के उपचार व रोकथाम के लिए कुछ दिन रसदार फलों पर रहें जिससे पाचन तंत्र मजबूत हो जाए और दांतों की सफाई भी हो जाए। सप्ताह में एक बार एनिमा भी लेना चाहिए। साइनोसाइटिस। सेकेंड, साइनोसाइटिस का अर्थ नाक में स्थित म्यूकोसा झिल्ली में आई हुई सूजन से है। इस बीमारी के कारण नाक बहना, छींके आना, आंखें लाल रहना व पानी आना, आंखों में खुजली चलना, नाक बंद रहना, सिर दर्द, भूख में कमी एवं श्वास लेने में कठिनाई आदि समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जल नीति, रबर नीति, सूत्र नीति का प्रातःकाल प्रयोग करें। गर्म पाद स्नान प्रतिदिन लें। चेहरे पर भाप लेने से भी इस रोग में आराम मिलता है। 2-3 दिन का नींबू पानी पर उपवास करें। सूर्य भेदी व नाड़ी शोधन प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से साइनोसाइटिस रोग में लाभ मिलता है। तीसरा है उच्च रक्तचाप। हमारे शरीर का सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक 120 व
सिस्टोलिक 80 रहता है। जब रक्तचाप का यह स्तर बढ़कर 150/90 तक या इससे अधिक हो जाता है तब रोगी उच्च रक्तचाप से ग्रसित माना जाता है। यह एक आधुनिक दिनचर्या व संपन्न व्यक्तियों का रोग माना जाता है। इसका धीमा धीमा प्रभाव हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। लक्षण: सिर व गर्दन में दर्द बने रहना, आंखों में भारीपन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, धड़कनों का बढ़ना आदि। कारण है इसका तनाव, व्यस्त दिनचर्या, असंतुलित आहार विहार, धूम्रपान आदि। प्राकृतिक चिकित्सा: उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगी के सिर, गर्दन व रीढ़ का बर्फ से भरी थैली से सिकाई लगभग 10-15 मिनट नियमित करें। पेड़ों पर नीम मिट्टी की ठंडी पट्टी, गुनगुने पानी का एनीमा, ठंडा कटी स्नान, सर्वांग मिट्टी लेप, ठंडा रीढ़ स्नान, गर्म पाद स्नान आदि उपचार बदल बदल कर करें। आहार ही औषधि है। आहार पर संयम होगा तभी रक्तचाप को सामान्य रखा जा सकता है। ऐसे रोगी के आहार में नमक, मिर्च, मसाले, वसा, अधिक कैलोरी युक्त आहार, मैदा, अचार आदि को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। प्रातःकाल आंवला पानी का सेवन करें। 1 घंटे बाद लौकी, गाजर के रस का नियमित सेवन करें। दोपहर के भोजन में चोकर युक्त आटे से बनी रोटी, उबली बिना नमक की सब्जी, सलाद व अंकुरित तान का सेवन करें। सायंकाल में फलाहार लें। भरपूर जल का सेवन करें। प्राणायाम: खुली हवा में गहरी सांस लेते हुए पैदल चलने की आदत डालें। चंद्रभेदी, भ्रामरी व शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें। उपरोक्त उपचार व आहार विहार से उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्रश्न 14 सोराइसिस रोग क्या है, इसकी प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। सोराइसिस रोग क्या है, इसकी प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। उत्तर: सोराइसिस एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को धैर्यवादी बनना पड़ता है। इस रोग पर शोध कर चुके चिकित्सकों का मानना है कि विश्व की जनसंख्या के मात्र 1% व्यक्ति की इस रोग से पीड़ित है। यह रोग क्यों और कैसे होता है, इसका अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कुछ चिकित्सकों की राय है कि यह रोग अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन खाने से होता है। अर्थात जो व्यक्ति दालें अधिक खाते हैं उनको यह रोग होने की संभावना अधिक रहती है। यह रोग सर्दी के मौसम में अधिक होता है। सोराइसिस हो जाने के बाद शरीर पर छोटी बड़ी सफ़ेद रंग की पपड़ियाँ उभर जाती हैं और कुछ आकार बना लेती हैं और ये पपड़ियाँ उतरती उभरती रहती हैं। दिमागी काम ज़्यादा करने या अधिक सोचने से पपड़ियाँ जल्दी जल्दी उभरती गिरती हैं। त्वचा पर खुजली भी चलती है। सर्वप्रथम इस रोग का प्रकोप सिर, घुटनों, कोहनी के पीछे, पेट के निचले भाग तथा पीठ पर दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे शरीर में कहीं भी दिखाई दे सकता है। यह रोग ठीक हो जाने के पश्चात पुनः वापस कभी भी आ सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा: शरीर में कोई भी रोग आने पर सर्वप्रथम पेड़ों का इलाज आवश्यक है। अतः पेड़ों पर ठंडी मिट्टी की पट्टी लगाएं। गुनगुने नीम के पानी का नीमा लेकर आंतों की सफाई करें। सोराइसिस चर्म रोग से प्रभावित अंग पर काली मिट्टी का लेप करें। सर्वांग मिट्टी लेप, भाप स्नान, नीम के पत्तों का सूर्य स्नान बदल बदल कर लें। इससे इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। आहार में सर्वप्रथम खाली पेट नीम के पत्तों का रस आधा कप प्रतिदिन लें। भोजन में फलाहार के अतिरिक्त 1 महीने तक दूसरा कोई खाद्य पदार्थ न लें, तब सोराइसिस रोग को समाप्त किया जा सकता है। इस रोग में धैर्य की आवश्यकता है, अतः इसका पालन करें। प्रश्न 15 मोटापा क्या है, इसकी प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। प्रश्न 15 मोटापा क्या है, इसकी प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। उत्तर: मोटापा शरीर का बेडोल एवं थुलथुल होना मोटापे का प्रथम लक्षण है। मोटापा आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। मोटापे के कारण शरीर के विभिन्न तंत्र अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते तथा मोटापा शरीर में आने पर अनेकों दूसरे रोग शरीर में आ जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, मधुमेह, कब्ज, आलस्य, तनाव, शारीरिक सूजन आदि। मोटापे के पीड़ित रोगी के जोड़ों में दर्द रहना एक आम समस्या है। अतः यदि हम मोटापे कम कर लेते हैं तो अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा: पेड़ों की सिकाई करके मिट्टी की ठंडी पट्टी प्रतिदिन लगाएं।
गुनगुने पानी में नींबू डालकर एनिमा लें। कटी स्नान, भाप स्नान, सूर्य स्नान, सर्वांग मिट्टी का लेप करें। 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलें व योगाभ्यास करें। भोजन पर नियंत्रण परम आवश्यक है। इसके लिए कम कैलोरी युक्त आहार लें जिससे पेट भी भर जाए और शरीर को अधिक ऊर्जा न मिले। अंकुरित अनाज, सलाद, उबली सब्जी आदि का भरपूर सेवन करें। कुछ दिन पूर्ण उपवास व कुछ दिन रस व फल पर उपवास करें तथा कुछ दिन सायंकालीन भोजन त्याग दें। निश्चित रूप से मोटापे में राहत मिलेगी। प्रश्न 16 विषम ज्वर, प्रसूति ज्वर व टाइफाइड रोग की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। विषम ज्वर, प्रसूति ज्वर व टाइफाइड रोग की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। विषम ज्वर। उत्तर, मलेरिया बुखार को विषम ज्वर के नाम से जाना जाता है। इस बुखार में ठंड लगकर बुखार आता है, शरीर में दर्द रहता है, उल्टी की इच्छा, सिर में दर्द, हाथ पैर ठंडा होना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। जब रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है तब यह रोग पनपता है। प्राकृतिक चिकित्सा, नींबू पानी शहद पर 5 दिन उपवास से मलेरिया पर नियंत्रण किया जा सकता है। भरपूर पानी पीना चाहिए। उपवास मलेरिया का सर्वोत्तम उपचार है। गीली चादर लपेट गर्म पाद स्नान, स्पंज बाथ देने से मलेरिया कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। मलेरिया के प्रकोप से बचने के लिए आहार और आसपास का वातावरण शुद्ध व साफ रहना चाहिए जिससे मच्छर मक्खी पैदा न हो जो इस रोग को फैलाने का एक कारक है। प्रसूति ज्वर। प्रसूति ज्वर, प्रसव के बाद जब गर्भाशय में किसी प्रकार का विजातीय द्रव्य रह जाता है तो उस स्त्री में ज्वर पैदा कर देता है। प्रसूति ज्वर उन महिलाओं को भी हो जाता है जो प्रसव के बाद पर्याप्त विश्राम नहीं कर पाती व ठंडे पानी का अधिक प्रयोग करती हैं। इससे शरीर में बुखार के साथ साथ जोड़ों का दर्द व उल्टी की इच्छा भी बनी रहती है। प्राकृतिक चिकित्सा, पेड़ों का गर्म ठंडा सेक व गुनगुने पानी का मेहन स्नान दिन में 2 बार लेने से यह ज्वर उतर जाता है। टाइफाइड मोती झरा। टाइफाइड मोती झरा, इसे मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इस बुखार से पीड़ित रोगी के शरीर में हमेशा बुखार बना रहता है। अधिकांश यह बुखार शाम को तेज हो जाता है। चेहरे व गले पर दाने निकल आते हैं, दस्त लग जाते हैं, भूख समाप्त हो जाती है। टाइफाइड ठीक होने में लगभग 21 दिन का समय लगता है। कभी कभी यह अधिक दिनों तक भी चलता रहता है। टाइफाइड में मुख्यतः आंतों की लय बिगड़ जाती है, यहाँ मल रुक कर सड़ने लग जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा, गुनगुने पानी का एनिमा लेकर आंतों की सफाई करनी चाहिए। स्पंज बाथ, गीली चादर लपेट प्रतिदिन करना चाहिए। पेड़ों पर ठंडी मिट्टी की पट्टी रखनी चाहिए। आहार बंद करके उपवास पर रहें। आवश्यकता पड़ने पर फटे दूध का पानी भी सेवन करते रहना चाहिए। प्रश्न 17 आमाशय वर्ण रोग के कारण, लक्षण, आहार व प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। आमाशय वर्ण रोग के कारण, लक्षण, आहार व प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। उत्तर, आमाशय वर्ण, आमाशय हमारे पाचन तंत्र का एक ऐसा भाग है जहां भोजन लगभग 2-3 घंटे तक पाचन होता है। आमाशय की भीतरी झिल्ली, जिसे म्यूकोसा परत के नाम से भी जाना जाता है, वह कई प्रकार के तीक्ष्ण अम्ल व आमाशय से ही निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आमाशय की भीतरी दीवारों की रक्षा करती हैं। यह परत पुनः नहीं बनती है। आमाशय में यदि किसी तेज अम्ल के प्रभाव के कारण कोई घाव या छाला हो जाता है तो उसे आमाशय वर्ण गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। कारण, अधिक मात्रा में दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग, मानसिक तनाव, क्रोध, चिंता, अनिद्रा, धूम्रपान, चाय, कॉफी, शराब, गरिष्ठ आहार आदि के प्रयोग से आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे आमाशय की भीतरी दीवार कटने लगती है और व्रण हो जाते हैं। लक्षण, खाना खाने के बाद दर्द की अनुभूति, जी मिचलाना, शरीर में बेचैनी, सिर दर्द आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पेड़ों व आमाशय पर मिट्टी की ठंडी पट्टी नियमित आधा घंटा रखें। ठंडे पानी का एनिमा लें। ठंडा कटी स्नान सुबह शाम 15 मिनट का लें। ठंडा फुल टब, सर्वांग मिट्टी लेप, ठंडा रीड स्नान बदल बदल कर लेते रहें। ऐसे रोगी को मानसिक शांति की सर्वाधिक आवश्यकता है। जब तक मानसिक तनाव कम नहीं होगा तब तक इस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। प्राणायाम, आमाशय वर्ण से पीड़ित रोगी के लिए शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम व चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत लाभकारी है।
आहार: नारियल पानी का नियमित सेवन करें, पत्ता गोभी का रस व चावल का माड़ खाली पेट लेवें। भोजन में उबली सब्जी व फलाहार ही 1-2 महीने तक लें। सलाद व पत्तेदार सब्जियों को प्रयोग कर कम से कम करें। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा आमाशय व्रण पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। प्रश्न 18 बवासीर रोग के कारण, लक्षण, आहार व इसकी प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। उत्तर: बवासीर को अर्श भी कहा जाता है। इस रोग में गुदा द्वार की रक्त वाहिनी फूलकर मटर के समान आकृति में होकर लटक जाती है। कभी कभी ये बाहर भी निकल आती है। यह 2 रूपों में हो सकती है: बाहरी बवासीर जो कि गुदा द्वार के बाहर होते हैं, दूसरी आंतरिक बवासीर जो कि गुदा के अंदर होती है। बवासीर 2 प्रकार की होती है: खूनी एवं वादी। खूनी बवासीर में मल निष्कासन के समय मल के साथ रक्त गिरता है। कभी कभी यह बूंद बूंद टपकता है, कभी यह अधिक मात्रा में भी निकल आता है। वादी बवासीर में खून नहीं गिरता। इसमें मटर के समान फूले हुए मस्से गुदा द्वार पर अंदर की ओर स्थित होते हैं। कभी कभी ये बाहर भी निकल आते हैं। कारण: इस रोग का पहला कारण कब्ज है। कब्ज के कारण जब मल कठोर हो जाता है तब मल त्याग से समय आंतों पर जोर डालना पड़ता है, जिसके कारण रक्तवाहिनियों पर दबाव बढ़ जाता है और ये मस्से फूल जाते हैं। आहार में मिर्च मसाले, अधिक प्रोटीन युक्त आहार, लीवर का बढ़ना आदि इस रोग के अन्य कारण हैं। लक्षण: गुदा में जलन, खुजली, शरीर में थकान, कमजोरी, चक्कर आना, आलस्य रहना, बार बार दस्त की इच्छा आदि। प्राकृतिक चिकित्सा: पेट व गुदा पर ठंडी मिट्टी की पट्टी लगाएं। ठंडे पानी का एनिमा व ठंडा कटी स्नान 10 दिनों तक नियमित लें। गुदा द्वार पर बर्फ की सिकाई करें। आहार: बवासीर से पीड़ित रोगी के आहार में ठंडे व रेशेदार खाद्य पदार्थों की अधिकता होनी चाहिए। ऐसे रोगी को प्रातःकाल 1-1 घंटे के अंतर पर ताजी बनी छाछ का प्रयोग करना चाहिए। दोपहर के भोजन में चोकरदार आटे से बनी रोटी, सब्जी व भरपूर सलाद का प्रयोग करना चाहिए। सायंकालीन भोजन में सब्जियां, डला हुआ दलिया या फलाहार लेना उपयोगी होता है। योगासन: सर्वांगासन, वज्रासन, अश्विनी मुद्रा आदि। प्रश्न 19 लकवा या पक्षाघात रोग की प्राकृतिक चिकित्सा व आहार योजना लिखें। लकवा या पक्षाघात रोग की प्राकृतिक चिकित्सा व आहार योजना लिखो। इस रोग के कारण हमारे शरीर का एक अंग या आधा भाग निष्क्रिय हो जाता है। लकवा के कारण शरीर की मांसपेशियों में अपनी इच्छा से होने वाली गतिशीलता समाप्त हो जाती है। रोग के कारण: इस रोग का प्रमुख कारण मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमना है। अन्य कारणों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, मानसिक तनाव, शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का अभाव। लकवा के प्रकार: आधे शरीर का लकवा, एक हाथ व एक पैर, पैर का लकवा, दोनों पैर या एक पैर, मुंह का लकवा, पूरे शरीर का लकवा आदि। प्राकृतिक चिकित्सा: प्रत्येक रोग के इलाज में पेड़ों की सफाई आवश्यक है। पेड़ों पर मिट्टी व गुनगुने पानी का एनिमा देकर हाथों की सफाई करें। जिस भाग की मांसपेशियां निष्क्रिय हो चुकी हैं उस भाग की मालिश नियमित करें। गर्मपाद स्नान, हस्तपाद स्नान, सूर्य स्नान, कटी स्नान, सर्वांग मिट्टी लेप निर्देशानुसार लेते रहें। इस रोग में लाभ मिलेगा। अधिक से अधिक पैदल चलने से यह रोग शीघ्र ठीक हो जाता है। योगासन: समस्त जोड़ों के व्यायाम नियमित करें, इससे मांसपेशियों व जोड़ों में लचीलापन आता है और रोगी को आराम मिलता है। गुब्बारे में मुंह से हवा भरने का अभ्यास करना चाहिए। मुंह से सीटी बजाने का अभ्यास करें। यह मस्तिष्क के व्यायाम का एक तरीका है। आहार: रोगी को कुछ महीनों तक सब्जी व फलों पर रहने से यह रोग शीघ्र ठीक हो जाता है। लौकी, तोरई, पत्ता गोभी, लहसुन, अदरक, मेथी, पपीता, नाशपाती, चीकू का भरपूर सेवन करना चाहिए। प्रश्न 20 IBS रोग की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। IBS रोग की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। उत्तर: पाचन संबंधी रोगों में IBS इरिटेबल बावेल सिंड्रोम बीमारी अधिकांश लोगों में पाई जाती है। कई बार ये बीमारी पकड़ में नहीं आ पाती और हम गलत इलाज कराते रहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के भोजन का पाचन तो होता है, किंतु आंतों में बचे हुए भोजन के अंश नियमित ग्लूकोज, कैल्शियम आदि का अवशोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण रोगी का शरीर दुर्बल, खून की कमी, हड्डियों में कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी आदि आ सकती जाती है। दूसरी तरफ भोजन अधबचे रूप में रहने के कारण मल झाग युक्त, चिकना, बदबूदार व कई बार आना शुरू हो जाता है। इस बीमारी के व्यक्ति की आंतों की मल फेंकने की शक्ति क्षीण हो जाती है।
रोग के कारण, बार बार खाने की आदत। दूसरा, भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ का कम होना। तीसरा, मानसिक तनाव या अधिक व्यस्तता। चौथा, तले भुने खाद्य पदार्थों का भोजन में अधिक प्रयोग। पांचवा, देर रात को भोजन करके सो जाना। आईबीएस के लक्षण। पहला, कई बार बार मल त्याग करना। दूसरा, मल त्याग करते समय जोर लगाना या उंगली डालकर मल बाहर निकालना। तीसरा, पेट में दर्द रहना। चौथा, मल का हरड़ की गोली की तरह थोड़ा थोड़ा निकलना। पांचवा, पेट में गुड़गुड़ाहट या पेट के निचले भाग में हमेशा भारीपन रहना। छठा, मल त्याग में देर तक बैठे रहना। सातवां, कभी कभी 2-3 दिन तक मल त्याग न होना। आठवां, मल के साथ सफेद चिकना पदार्थ या आव का निकलना। नौवां, मल का पाट से चिपकना। 10वां, खाना खाने के बाद पेट का फूलना। 11वां, स्वभाव में चिड़चिड़ापन व बहमी होना। आईबीएस के आहार। रेशे युक्त खाद्य पदार्थ का प्रयोग इस रोग में काफी लाभ पहुंचाता है। रेशा या फाइबर आंतों में पहुंचकर मल की मात्रा में वृद्धि करता है, जिससे मल त्याग में आसानी रहती है। फल व कच्ची सब्जियों में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। सर्दी के मौसम में गाजर का प्रयोग, गर्मी के मौसम में पत्ता गोभी, मूली, खीरा, ककड़ी आदि का प्रयोग करना चाहिए। फलों में पपीता, मौसम्बी, संतरा, अमरूद, नाशपाती, बेल आदि का भरपूर प्रयोग करें। चोकर युक्त आटे की रोटी व छाछ का नियमित सेवन करें। चाय की जगह दिन में 2-3 बार नींबू पानी शहद का प्रयोग करें। प्रतिदिन 2-3 लीटर पानी पिएं, जिससे आंतों में नमी बनी रहे। सप्ताह में 1-2 दिन उपवास भी करें, जिससे आव का पाचन हो जाए। परहेज। दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इस बीमारी में नुकसान पहुंचाते हैं और आव को बढ़ाते हैं। महीन पिसा आटा, बेसन, मैदा, चॉकलेट, तेल, भुने गरिष्ठ आहार, शीतल पेय, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, अचार, चाय, कॉफी आदि पदार्थों का परहेज करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा। सुबह के समय खाली पेट का गर्म सेक 3 मिनट व ठंडा सेक 2 मिनट क्रमशः 3 बार करें। पेड़ों पर मिट्टी पट्टी 30 मिनट तक रखें। छाछ का एनिमा सप्ताह में 3 दिन लें। रीढ़, पेट व सिर की मालिश करें। गर्म ठंडा कटी स्नान करें व पेट पर लपेट बांधें। इस रोग में कैस्टर ऑयल का टॉनिक एनिमा भी लाभदायक है। यह आंतों के चिपके हुए मल को साफ करता है। कभी कभी ठंडी चादर, लपेट, ठंडा कटी स्नान व शंख प्रक्षालन भी कर लेना चाहिए। योगासन। उदर शक्ति विकासक क्रियाएं करें। दूसरा, प्रातःकाल खुली हवा में टहलें। तीसरा, प्राणायाम करें। चौथा, भोजन के बाद 10 मिनट बाईं करवट लेटें। प्रश्न 21। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? निम्न की प्राथमिक चिकित्सा लिखो। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? निम्न की प्राथमिक चिकित्सा लिखो। पहला, डूबना। दूसरा, बिजली का झटका लगने पर। तीसरा, जलने पर। चौथा, जहर खा लेने पर। पांचवा, नक्सीर। छठा, जब कोई चीज गले में फंस जाए। सातवां, छाती की मालिश। कार्डियक मसाज कैसे करें? उत्तर। प्राथमिक चिकित्सा अचानक बीमार या क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रदान की जाती है। प्राथमिक चिकित्सा के अभाव में ऐसी स्थिति में मृत्यु तक हो जाती है। नीचे कुछ ऐसी स्थितियां दी जा रही हैं जहां प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। पहला, डूबना। डूबने के बाद व्यक्ति 4 मिनट तक व्यक्ति श्वास लेना न शुरू करे तो उसकी मृत्यु हो सकती है। डूबे हुए व्यक्ति को पानी से बाहर निकालकर देखें कि उसमें श्वसन क्रिया बंद कर दी है तो तुरंत मुक्त श्वसन क्रिया शुरू कर दें। यदि इस क्रिया में कोई व्यवधान आती है तो व्यक्ति को इस तरह लिटा दें कि उसके पांव की अपेक्षा सिर नीचे की रहे। फिर पेट को दबा दबा कर पानी निकालने की कोशिश करें। तत्पश्चात मुक्त श्वसन क्रिया करें। दूसरा, बिजली का झटका लगने पर। बिजली का झटका एक आपातकाल की स्थिति है। तेज झटका लगने से रोगी की जान तक जा सकती है। बिजली का झटका लगने से मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो सकता है। श्वास लेने वाली मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। त्वचा जल जाती है। झटका लगने पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को छूने से झटका लग सकता है। ऐसे व्यक्ति को लकड़ी की छड़ी को फंसाकर अलग करना चाहिए। सूखी जगह पर खड़े होकर रबर की चप्पल पहनकर तुरंत बिजली के कनेक्शन काटने की कोशिश करें या बांस का प्रयोग करें कि तार तोड़ दें। किसी भी धातु को ऐसे काम में न ले। जब व्यक्ति सामान्य स्थिति में आ जाए तो छाती की मालिश करें। तीसरा, जलने पर।
तलने के तुरंत बाद उस स्थान को ठंडे पानी से धोएं व उस भाग को पानी में डुबा रहने दें। इससे धीरे धीरे पीड़ा कम हो जाएगी। जलने पर इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं हो सकता। यदि जलने के बाद प्राथमिक चिकित्सा में देरी हो जाए और छाले बन जाए तो वैसलीन को रोगाणु मुक्त करके जली हुई जगह पर लगा दें। ग्वार पाठा जले हुए भाग पर बांधने से छाले नहीं बनते हैं। यदि छाले बन भी जाए तो उबालकर ठंडे किए गए पानी से साफ करके वैसलीन या नारियल का तेल लगा दें। जले हुए व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिससे जल्दी जल्दी पेशाब होता रहे। ऐसी स्थिति में संतरे का रस थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहना चाहिए। चौथा, जहर खा लेने पर। कभी कभी अनजाने में कोई जहरीली चीज़ खा ली जाती है या जानबूझकर कोई ऐसी चीज़ जैसे जुआ मार दवा आदि खाने में आती है, तब हमें नियम उपाय करने चाहिए। यदि व्यक्ति होश में है तो उसे नमक का भरपूर पानी पिलाकर उल्टी कराएं। ऐसे व्यक्ति को अधिक से अधिक दूध व आटा मिला हुआ पानी पिलाना चाहिए। व्यक्ति यदि बेहोश हो तो तुरंत डॉक्टरी सहायता लें। पांचवा, नक्सीर को कैसे बंद करें। नाक से खून आने का कारण शरीर में गर्मी या नाक की कोई अंदरूनी चोट हो सकती है। नाक में उंगली डालकर उसे रगड़ना या कुरेदना भी नक्सीर के कारण हो सकते हैं। उपचार, ऐसे व्यक्ति को बिठाकर सिर को ऊपर उठाएं और लगभग 10 मिनट तक नाक का उंगलियों से दबाए रखें। रक्त बंद न हो तो अधिक देर तक भी नाक को दबाए रखें। यदि रक्त अब भी बंद न हो तो नाक के छेद में रुई भर दें। संभव हो तो रुई को नाक फनी के रस में भिगाकर तब नाक में रखें। रुई का थोड़ा सिरा बाहर निकला रहे। पीली मिट्टी को गीला करके सूंघने से भी नक्सीर में लाभ पहुँचता है। रोकथाम, नाक में उंगली डालकर कुरेदे नहीं। दूसरा, नाक का तेजी से छींके नहीं। तीसरा, तेज गर्म चीज़ें गर्मी के मौसम में नहीं खानी चाहिए। छठा, जब कोई चीज़ गले में फंस जाए। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के गले में फंसने से श्वास न ले पा रहा हो तो निम्न उपाय करें। उस व्यक्ति के पीछे खड़े होकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर में डालकर नाभि से थोड़ा ऊपर रखें। एक झटके के साथ पेट के ऊपर भाग को तेजी से दबाव दें। इससे गले में अटकी चीज़ बाहर निकल जाएगी। यदि फंसी हुई वस्तु बाहर न निकले तो यही क्रिया पुनः पुनः दोहराएं। सातवां, छाती की मालिश। कार्डियक मसाज कैसे करें। व्यक्ति के हृदय में कार्य में कोई बाधा आ जाने से अचानक श्वास चलना बंद हो जाती है। यह कार्डियक मसाज से लाभ होता है। इसके लिए व्यक्ति को लिटाकर एक तरफ स्वयं बैठ जाएं और उसके जबड़े को खुला छोड़ें। अपने दाएं हाथ को छाती पर रखें, उसका हल्का स्पर्श लगे। अपनी कलाई को सीधा रखते हुए पसलियों को झटके से नीचे को 1 इंच से 1.5 इंच दबाएं और हाथों को बिना हटाए दबाव कम करें और इस क्रिया को 1 मिनट में 60 से 80 बार दोहराते रहें। इस क्रिया से अधिकांश की श्वास का अवरोध दूर हो सकता है। ऐसी स्थिति में मुख श्वसन भी किया जाता है। कार्डियक मसाज तब तक करते रहें जब तक हृदय गति चालू न हो जाए या निश्चित हो जाए कि ये व्यक्ति मर चुका है। यदि उपरोक्त प्रयास के बाद कोई प्रतिक्रिया न हो तो ये क्रिया बंद कर देनी चाहिए। प्रश्न 22, पेप्टिक अल्सर क्या है, इसके लक्षण व प्राकृतिक चिकित्सा व आहार व्यवस्था लिखो। प्रश्न 22, पेप्टिक अल्सर क्या है, इसके लक्षण व प्राकृतिक चिकित्सा एवं आहार व्यवस्था लिखो। उत्तर, अल्सर का मतलब है छाला या फोड़ा। पेप्टिक अल्सर को समझने से पहले हमने अपने पाचन तंत्र के उस विशेष भाग को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है जहाँ से अल्सर बनता है। इसोफेगस, अमाशय व ड्यूडेनम में एक साथ बनने वाला अल्सर पेप्टिक अल्सर कहलाता है। हमारे अमाशय इसोफेगस की भीतरी सतह पर एक झिल्ली का आवरण होता है। हमारा अमाशय व ड्यूडेनियम कुछ विशेष प्रकार के पाचक रस एंजाइम का स्राव करता है जो भोजन को पचाने में सहायक है। अमाशय में ग्रंथियों द्वारा 3 एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड व गैस्ट्रिन निकलते हैं। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर उनकी लुगदी गुथे आटे जैसी बनाकर गृहिणी ड्यूडेनियम की ओर भेज देती हैं। अमाशय से निकलने वाले रसों में इतनी क्षमता होती है कि सख्त चीज भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अमाशय हमारे शरीर में दाईं ओर की पसलियों के निचले सिरे के पास स्थित होता है। अमाशय की भीतरी झिल्ली, जिसे म्यूकोसा परत के नाम से भी जाना जाता है, वह कई प्रकार की तीक्ष्ण अम्ल व अमाशय से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अमाशय की भीतरी दीवारों की रक्षा करती है। यह परत पुनः नई बनती रहती है। अमाशय में यदि किसी तेज अम्ल के प्रभाव के कारण कोई घाव या छाला हो जाता है उसे अमाशय बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और जब अमाशय के आखिरी सिरे पर स्थित ड्यूडेनियम ग्रहणी में कोई छाला या बर्न हो जाता है तो ड्यूडेनियल अल्सर कहते हैं। और कभी यह छाले या घाव अन्न नली इसोफेगस तक पहुंच जाते हैं।
इस प्रकार ड्यूटेनियम ग्रहणी आमाशय व इसोफेगस अन्न की नली में एक साथ बनने वाले अल्सर को पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। पेप्टिक अल्सर होने के प्रमुख कारण। पहले अनेकों वैज्ञानिकों का मानना था कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक बनना अल्सर का प्रमुख कारण है। यह बात सही है, लेकिन नवीन अनुसंधानों से पता चलता है टेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का आमाशय में संक्रमण भी अल्सर का एक कारण है। अधिक मात्रा में दर्द निवारक दवाएं, डाक्लोफेनिक सोडियम, एस्प्रिन, वाइसिलोन, आइब्रूफिन आदि के प्रयोग में से अमाशय एवं गांठों की गर्मी के कारण सूजन आती है, फिर आगे चलकर यही अल्सर में बदल जाती है। मानसिक तनाव, क्रोध, चिंता, अनिद्रा आदि भी इस रोग के कारण हैं। तनाव के कारण हमारे मस्तिष्क से एक प्रकार का हार्मोन अधिक मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आमाशय को नुकसान पहुंचता है। धूम्रपान, चाय, कॉफी, शराब आदि पीने से आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आमाशय की भीतरी दीवार म्यूकोसा परत कटने लगती है, जिससे व्रण हो जाते हैं। लक्षण। इस रोग में खाली पेट में जलन होती है तथा आमाशय के पास एपिगोस्ट्रियम भाग दर्द बना रहता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को रात को बहुत बेचैनी होती है, जी मिचलाता है, कुछ ठंडा पीने से राहत महसूस होती है, कभी कभी उल्टी करने की जैसी इच्छा भी होती है तथा उल्टी में खून भी आ जाता है। आमाशय बढ़ने से होने वाला दर्द अधिकांश खाना खाने के बाद होता है। पेप्टिक अल्सर के कारण होने वाला दर्द भूखे पेट होता है। जांच। अल्सर की जांच एंडोस्कोपी द्वारा की जाती है। इस जांच से पता चलता है कि अल्सर पेट के किस भाग में है। प्राकृतिक उपचार। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा अल्सर पूर्णतया ठीक हो सकता है। पेप्टिक अल्सर जीर्ण रोगों की श्रेणी में आता है, अतः स्वाभाविक रूप से निसर्गोपचार द्वारा इसे ठीक होने में समय लगेगा। ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से इस प्रकार के रोग से पीड़ित है, उनके स्वभाव में रूखापन एवं चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन इस रोग की प्राकृतिक चिकित्सा कराते समय क्रोध एवं मानसिक तनाव नहीं रहना चाहिए, तभी इन उपचारों द्वारा लाभ मिल सकता है। पेप्टिक अल्सर होने पर 7 दिन तक नियमित मिट्टी की ठंडी पट्टी पेट पर लगाएं। सप्ताह में 2 दिन ठंडे पानी का एनिमा लें एवं नियमित 7 दिन तक ठंडा कटी स्नान करें। रोग की तीव्र अवस्था में सुबह शाम ठंडा कटी स्नान किया जा सकता है। इसके बाद सूती कपड़े की पट्टी ठंडे पानी में भिगोकर पेट पर लगाएं। इसके ऊपर ऊनी पट्टी बांधकर 30 मिनट रखें। सर्वांग मिट्टी का लेप, ठंडा फूल टब, गर्म ठंडा कटी स्नान बदल बदल कर लें। उपचार करते समय प्राकृतिक चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। योगासन। पेप्टिक अल्सर में पीड़ित रोगी को वज्रासन, शवासन, उत्तान पादासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन करने से लाभ मिलता है। प्राणायाम। शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम नियमित सुबह शाम 10-10 मिनट कर फायदा मिलेगा। गहरी सांस लेकर पेट को फुलाने की आदत डालें। आहार। पेप्टिक अल्सर से पीड़ित रोगी को अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अल्सर से पीड़ित रोगी के लिए केला एक औषधि का काम करता है। केला खाने का यह आमाशय में पहुंचकर सुरक्षात्मक झिल्ली बनाने का कार्य करता है, जिससे घाव भरना शुरू हो जाते हैं। अधिक मात्रा में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाता है। इसे यदि ठंडे दूध के साथ लिया जाए तो इससे मिलने वाला लाभ दुगना हो जाता है। पत्ता गोभी का आधा कप रस सुबह शाम लेने से घाव भर जाते हैं। खाली पेट नारियल का पानी पीने से भी लाभ मिलता है। काली बकरी का कच्चा दूध अल्सर के रोगी को रामबाण लाभ पहुंचाता है। कुछ दिनों तक इसका नियमित सुबह शाम प्रयोग करना चाहिए। गाय का उबला हुआ दूध ठंडा करके 100 ml दिन में 3-4 बार देने से भी लाभ मिलता है। पेप्टिक अल्सर के रोगी को लंबे समय तक फलाहार पर रहना चाहिए। इससे शरीर की क्षारता में वृद्धि होती है और अम्लता में कमी आती है, इससे रोगी को आराम मिलता है। उबली सब्जी, लौकी, तोरई, टिंडा, पत्ता गोभी का प्रयोग किया जा सकता है। परहेज। तले भुने खाद्य पदार्थ, नमक, मिर्च, मसाले, अचार, हरी पत्तेदार सब्जियां, धूम्रपान आदि। प्रश्न 23। बढ़ती उम्र में घुटनों के दर्द के प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। प्रश्न 23। बढ़ती उम्र में घुटनों के दर्द की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। उत्तर। घुटने का जोड़ शरीर का एक प्रमुख जोड़ है, जिसके सहारे हमारी दिनचर्या चलती है। हमारा चलना, उठना, बैठना और जरा सा भी हिलना सभी कुछ इसी जोड़ के द्वारा होता है। यदि आपके घुटने स्वस्थ हैं तो आप तेज चलते हैं और ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं, लेकिन जब अचानक आपके घुटनों के जोड़ में कड़ापन, सूजन या दर्द रहना शुरू हो जाए तो आपके शरीर की गति रुक जाती है। इन सारी परेशानियों का कारण हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। घुटने का जोड़ यह हमारी जांघ की हड्डी
कि निचले हिस्से से टिबिया हड्डी के ऊपरी सिरे व पटेला के सहयोग से बनता है। स्वस्थ घुटनों के बीच में कार्टिलेज होते हैं जो गद्दी जैसी संरचना बनाकर घुटनों के जोड़ को सहारा देते हैं। अच्छे एवं ठीक जोड़ के बीच साइनोवियल का नाम की कोशिकाएं भी होती हैं केशिकाएं भी होती हैं जो एक प्रकार का स्राव करती हैं, जिसे कहते हैं कि ये रासायनिक स्राव घुटनों के जोड़ में लचीलापन बनाए रखता है। घुटने के आसपास दर्द का कड़ापन आने पर उसकी सुरक्षा भी यही करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थराइटिस या गठिया शब्द सुनते ही बहुत से लोग इसे बुढ़ापा आना मान लेते हैं और यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। इस रोग का कारण हड्डियों का क्षरण डीजनरेशन आसपास के दंतों में आई हुई इस तरह की परेशानी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। आज विश्व भर में यह बीमारी महिलाओं और पुरुषों में तेजी से फैल रही है। इस रोग के शुरुआती दौर में घुटनों के कड़ापन एवं सूजन बनी रहती है। कुछ समय बाद इस जोड़ में सूजन के साथ साथ दर्द भी रहना शुरू हो जाता है। घुटने में दर्द का प्रमुख कारण कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। पहला, शारीरिक श्रम का अभाव। आधुनिक प्रचलन में अधिकांश मनुष्य आराम पसंद होते जा रहे हैं, जिससे शारीरिक श्रम का अभाव हो जाता है और हमारे जोड़ों में कड़ापन आ जाता है। दूसरा, कैल्शियम की कमी। शरीर में कैल्शियम का अवशोषण जब नहीं हो पाता तब कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे धीरे धीरे हड्डियां घिसने लगती हैं और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। इस रोग की संभावना होती है। मोटापा। अधिक वजन होने के कारण भी घुटने का जोड़ प्रभावित होता है। इससे घुटने पर अधिक भार पड़ता है, जिससे घुटने का जोड़ आपस में टकराता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है। चौथा, महिलाओं में मेनोपॉज। महिलाओं में मासिक धर्म की समाप्ति के बाद हार्मोन्स के असंतुलन के कारण भी घुटनों में दर्द होने पर जब ये एक प्रकार की गठिया का रूप लेता है तब प्रश्न उठता है कि घुटने का जोड़ बदलवाने को। ऐसे में अनेकों लोग तो जल्दी ही जोड़ बदलवा लेते हैं, नी रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं, और बहुत से रोगी ऐसे भी होते हैं जो प्राकृतिक उपचार संधि संचालन की क्रियाओं का सहारा लेकर अपने घुटनों की ओर अधिक खराब नहीं होने देते और उसे पहले से बेहतर बना लेते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा की। प्राकृतिक चिकित्सालय में आने वाले रोगियों में अधिकांश ऐसे रोगी हैं जो कहीं न कहीं जोड़ों के दर्द से पीड़ित रहते हैं। उन सभी पर किए गए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगासन द्वारा ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। नेचुरोपैथेटिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। घुटनों के दर्द का प्राकृतिक उपचार। पहला, घुटनों के दर्द में सर्वप्रथम मालिश द्वारा उपचार करें। घुटने के आसपास गर्म तिल्ली के तेल में से हल्की मालिश करें। इस तेल को गर्म करते समय इसमें लौंग और अजवाइन डाल दें। दूसरा, घुटनों पर गर्म मिट्टी का सेक। रात में भिगी हुई मिट्टी को किसी बर्तन के गर्म करके कपड़े में बांधकर घुटनों की सिकाई करें। तीसरा, घुटनों में सूजन व दर्द रहने पर घुटनों का गर्म ठंडा सेक करें। गर्म से शुद्ध करके ठंडे पर समाप्त करें। चौथा, घुटनों के दर्द में कच्चे आलू के रस का लेप भी फायदा करता है। इससे जोड़ में आई सूजन बहुत जल्दी उतर जाती है। पांचवा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आयुर्वेदिक पोल्टिस भी लाभकारी है। इसमें हल्दी, गुड़ व दाना मेथी को कम तेल में गर्म करके कपड़े पर बिछाकर घुटनों पर रख दें। इसे कम से कम 30 मिनट तक अवश्य रखें। छठा, राई की पोल्टिस भी घुटनों के दर्द से राहत दिलाती है। राई को पीसकर घुटनों पर बांध दें, 20 मिनट तक रख सकते हैं। सातवां, पुराने गौमूत्र की मालिश करें। आठवां, बाल्टी में शयन करने योग्य गर्म पानी भरें। इसमें थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट डालें। इस बाल्टी में पैर डालकर 15-20 मिनट बैठें। पानी में पैर डालने से पहले 1 गिलास ठंडा पानी पिएं और सिर पर ठंडे पानी से भीगा तौलिया रखें। घुटनों के दर्द में आहार। पहला, खाली पेट रात भर भिगी हुई मेथी का गुनगुना पानी लहसुन की 2 कलियों के साथ पिएं। दूसरा, 1 घंटे के अंतराल बाद 20 किशमिश व 2 अंजीर रात्रि की भीगी हुई लें। घुटनों के दर्द वाले रोगी को रात नाश्ते में लगभग 60 ग्राम अंकुरित मेथी खूब चबा चबा कर खानी चाहिए। चौथा, दोपहर के भोजन में उबली सब्जी, प्रचुर मात्रा में अंकुरितान लगभग 40 से 60 ग्राम, हल्की 2 चोकर युक्त चपाती लेनी चाहिए। पांचवा, दोपहर भोजन के लगभग 4 घंटे बाद 250 से 300 ग्राम पपीता कुछ दिन नियमित लेना चाहिए। छठा, सायंकालीन भोजन में उबली सब्जी प्रचुर मात्रा में फल के साथ लें। तात्पर्य यह है कि सायंकालीन भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। सातवां, रात्रिकाल में अम्ल ताश का आधा गिलास काढ़ा बनाकर पिएं। पथ्य: लौकी, तोरई, टिंडा, पत्ता गोभी, मेथी, सहजन, चुकंदर, शलजम। अपथ्य: तेल, मिर्च, मसाले, कोल्ड ड्रिंक, शराब, धूम्रपान, पान मसाला, बेसन, मैदा युक्त आहार। योगासन एवं प्राणायाम।
घुटनों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों के लिए योगिक क्रियाएं योगासन रामबाण सिद्ध होते हैं। संधि के नियमित अभ्यास से जोड़ के आसपास लचीलापन बना रहता है। बहुत से रोगी चलना कम कर देते हैं, जिससे उन्हें आराम तो मिलता है, लेकिन जोड़ों के बीच लचीलापन समाप्त होना शुरू हो जाता है और जोड़ सख्त हो जाते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक संधि संचालन क्रिया करें। पहला, नीचे जमीन पर या ऊपर तख्ते पर सामने की ओर पैर फैलाकर बैठें। हाथों को कमर के बाद जमीन पर रखते हुए कमर, पीठ एवं गर्दन को सीधा रखें। तत्पश्चात आंतरिक दबाव द्वारा घुटनों के जोड़ को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। इससे जांघ की हड्डी एवं टिबिया हड्डी के पास स्थित नाड़ियां संकुचित होती हैं और फैलती हैं, जिससे रक्त का संचार नियमित होता है, जिससे पैरों में नई ऊर्जा का संचार होता है और पैरों एवं घुटनों में हल्कापन आता है। दूसरा, सीधे रहकर हाथों को मुट्ठी बांधकर सामने की ओर रखें। कमर से नीचे का भाग थोड़ा सा झुकाएं, धड़ को सीधा रखें, अर्थात काल्पनिक कुर्सी बनाकर बैठें। पैरों की नाड़ियों में रक्त संचार ठीक रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम लाभदायक है। घुटनों के दर्द में उपरोक्त विधियों को दैनिक रूप जीवन में अपनाकर लाभ लिया जा सकता है। प्रश्न 24 फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है? प्रश्न 24 फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है? उत्तर, जब किसी गहरी चोट के कारण हड्डियां टूट जाती हैं तो उस दशा को फ्रैक्चर या अस्थिभंग कहते हैं। हड्डी टूटने के कारण शरीर के उस भाग पर दर्द व सूजन आ सकती है। शरीर के उस अंग की आकृति बिगड़ जाती है, वह हिलाने डुलाने की भी शक्ति नहीं रहती। वह टूटे हुए स्थान से खटखट की आवाज आती है। हड्डी टूटने के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। पहला, साधारण अस्थिभंग, सिंपल फ्रैक्चर। जब स्नायु में हल्की चोट के कारण हड्डी टूटती है और घाव नहीं बनता, उसे साधारण अस्थिभंग कहा जाता है। दूसरा, विषम अस्थिभंग, कंपाउंड फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में हड्डी टूटने के साथ साथ बाह्य घाव भी हो जाता है। तीसरा, जटिल अस्थिभंग, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। हड्डी टूटने के साथ साथ मांस का फटना व शिराओं में चोट का आना जटिल अस्थिभंग कहलाता है। चौथा, कच्ची टूट, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। छोटे बच्चों के अधिकतर इस प्रकार का फ्रैक्चर पाया जाता है। इसमें हड्डी लचक कर टेढ़ी हो जाती है। जिस प्रकार पेड़ की हरी लकड़ी टूटती है उसे कच्ची टूट अस्थिभंग कहते हैं। पांचवा, पचड़ी टूट, इम्पैक्ट फ्रैक्चर। जब टूटी हड्डियां आपस में कस जाती हैं, इसे पचड़ी टूट कहते हैं। छठा, बहुखंड टूट, मल्टीपल फ्रैक्चर। जब दुर्घटना के कारण अस्थियों के कई टुकड़े हो जाते हैं, उसे बहुखंड फ्रैक्चर कहते हैं। प्रश्न 25, निम्न पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न 25, निम्न पर टिप्पणी लिखो। पहला, कृत्रिम श्वसन विधि, कृत्रिम श्वसन विधि। दूसरा, आस्कलरेशन। तीसरा, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। उत्तर, कृत्रिम श्वसन विधि। पहला, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कृत्रिम श्वसन उसे दी जाती है जो श्वास नहीं ले पा रहा है। पहला, माउथ टू माउथ। ऐसा व्यक्ति जो श्वास नहीं ले पा रहा है, उसकी नाक को अंगुलियों से बंद करके उसके मुख पर अपना मुख रखकर जल्दी जल्दी श्वास लें। ध्यान रखें, मुख से मुख लगाकर उसे सील करके रखें और श्वसन किया करते रहें। इससे फेफड़े कार्य करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा। ऐसे रोगी जो बेहोशी में हैं या श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, उनके मुख पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर भी श्वसन दी जा सकती है। आस्कल्टेशन, परिश्रवण या आस्कल्टेशन शरीर के अंदर की ध्वनियों को सुनने की क्रिया है। इसे स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जा सकता है। परिश्रवण द्वारा हृदय गति, श्वसन की आवाज और हाथों की ध्वनि, बावेल साउंड को सुना जाता है। परिश्रवण के द्वारा जब फेफड़ों की जांच करते हैं तब मरमरी व सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। परिश्रवण के लिए विज्ञान ने इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप भी तैयार कर लिए हैं, जिसके द्वारा ध्वनि को रिकॉर्ड किया जा सकता है और शोर को कम रखकर कंप्यूटर की सहायता से रोक कर सही निदान किया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स। इस बॉक्स की सहायता से आकस्मिक दुर्घटना के समय अस्पताल तक पहुंचने लायक सहायता की जा सकती है। इसमें निम्न सामान होने चाहिए। पहला, कॉटन। दूसरा, पल्टी 2-3 आकार की। तीसरा, सेफ्टी पिन। चौथा, क्रेप बैंडेज। पांचवा, बीरानीन। छठा, थर्मामीटर। सातवां, पेपर टेप। आठवां, एंटीसेप्टिक क्रीम। नौवां, बैंडेड। प्रश्न 26, प्राकृतिक चिकित्सालय प्रबंधन व्यवस्था एवं अनुशासन क्या है? प्रश्न 26, प्राकृतिक चिकित्सालय प्रबंधन व्यवस्था एवं अनुशासन क्या है? उत्तर, प्राकृतिक चिकित्सालय को चलाने के लिए प्रबंधन मैनेजमेंट का विवेचन मुख्य रूप से 2 विभागों में बांटा जा सकता है। पहला, चिकित्सा विभाग। दूसरा, चिकित्सालय विभाग। चिकित्सा विभाग, ट्रीटमेंट सेक्शन।
चिकित्सा विभाग किसी से रोग के निवारण के लिए परम आवश्यक है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 घटकों पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा कराने के लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके उपयोग से हमारा शरीर उपचार पूर्ण होता है और यह प्रबंध का एक भाग है। चिकित्सा उपकरण। पुराने समय से अब तक प्राकृतिक चिकित्सा के अधिकांश उपकरण लोहे या टीन के बने होते थे, लेकिन आधुनिकता के चलते ये उपकरण अब प्लास्टिक फाइबर के आने शुरू हो गए हैं और शहरों में आसानी से उपलब्ध रहते हैं। कुछ उपकरणों की सूची दी जा रही है जिनका चिकित्सा विभाग में होना आवश्यक है। पहला कटी स्नान टब, दूसरा पाद स्नान टब, तीसरा रीड स्नान टब, चौथा फुल टब, पांचवा एनिमा पॉट सेट, छठा स्टीम बाथ बॉक्स, सातवां सूर्य किरण स्नान बॉक्स, आठवां ऊनी व कंबल, नौवां गर्म पानी की थैली हॉट वाटर बैग, 10वां ठंडे पानी की थैली आइस बैग, 11वां डूस पम्प, 12वां मालिश के लिए बेंच, 13 एनिमा के लिए विशेष बेंच, 14 सूती पट्टी लपेट के लिए, 15 ऊनी पट्टी, 16 पन्नी सूर्य स्नान के लिए, 17 जल नेती, 18 रबड़ नेती, 19 धोती, 20 स्टेथोस्कोप, 21 स्फिग्योनोमीटर ब्लड प्रेशर मापी मशीन। इसके साथ चिकित्सा विभाग में मिट्टी चिकित्सा के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी व जल चिकित्सा के लिए जल की भरपूर व्यवस्था रहनी चाहिए। प्रत्येक उपकरण द्वारा लिए जाने वाले उपचार के लिए पृथक पृथक कमरों की व्यवस्था की आवश्यक है, जिससे हवा न लगे और रोगी निश्चित होकर उपचार ले सके। चिकित्सा विभाग में ठंडे व गर्म पानी की समुचित व्यवस्था लगाया जा सकता है। चिकित्सा विभाग में शौचालयों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। रोग का सही निदान होने पर ही रोग जल्दी ठीक होता है। इसके लिए आवश्यक है कि रोगी की परीक्षा ठीक से हो जाए। अधिकांश रोगी सभी तरह की चिकित्सा पद्धति अपनाने के बाद हार कर प्राकृतिक चिकित्सा के शरण में आता है। जब तक उसके पास अनगिनत जांच की रिपोर्ट इकट्ठी हो जाती है, अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक के इन रिपोर्ट्स को पढ़ना भी आना चाहिए। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो पकड़ में नहीं आ पाती, उन्हें पैथोलॉजी जांच द्वारा देखा जा सकता है। रोगी से बातचीत करके और प्राकृतिक चिकित्सा के लाभों की चर्चा करें। उसकी जीभ, आँख, त्वचा, पल्स रेट, रक्तचाप, पेट को दबाव देकर यकृत, अमाशय व अन्य अवयवों में आयु सूजन आदि की जांच करें। श्वास व हृदय की गति को स्टेथोस्कोप की मदद से सुने, जिससे उसके हृदय व फेफड़ों की स्थिति का पता चल सके। मल व पेशाब आदि के बारे में जानकारी लें। रोगी यदि महिला है तो मासिक स्राव व अन्य स्थिति की भी पूछताछ करें। योगासन व्यवस्था। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ नियमित योगाभ्यास भी चिकित्सालय की दिनचर्या में आता है। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सालय में खुले स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां नियमित 1 घंटे का योगाभ्यास रोगियों को सुबह शाम कराया जा सके। सर्दी के दिनों में बड़े हॉल में इस तरह की व्यवस्था रहनी चाहिए। योग करने के लिए दरी या कंबल भी बिछाए जा सकते हैं, जिससे हॉल में भव्यता आती है और रोगी को आराम महसूस होता है। योगाचार्य के प्रदर्शन के लिए एक ऊंचे स्थान का होना भी आवश्यक है, जिससे स्वास्थ्य साधकों को योग करने में कठिनाई अनुभव न हो। यह स्थान तख्त लगाकर या सीमेंट का बनाया जा सकता है। चिकित्सालय की व्यवस्था। स्थान का चयन। प्राकृतिक चिकित्सालय चलाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है स्थान का चयन। यह स्थान प्राकृतिक वातावरण युक्त होना चाहिए, जहाँ वृक्षों की हरियाली हो, खुली धूप हो, शुद्ध पर्यावरण हो, शहर से बाहर हो तथा आसपास किसी भी प्रकार का शोर न हो। ऐसा स्थान प्राकृतिक चिकित्सालय के लिए उपयुक्त है। यह स्थान ऐसी जगह भी होना चाहिए जहाँ से कोई कस्बा या शहर भी नजदीक हो, जिससे किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर शहर पहुंचा जा सके। बिल्डिंग। चिकित्सालय की बिल्डिंग निर्भर करती है कि आप कितने रोगियों की व्यवस्था करना चाहते हैं या कितने बेड या चिकित्सालय चलाना चाहते हैं। बिल्डिंग बनाते समय यह भी ध्यान रखें कि प्रत्येक वर्ग का रोगी अपना इलाज करा सके। बिल्डिंग में हवादार कक्ष हो, जनरल वार्ड हो, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग जनरल वार्ड की व्यवस्था हो, योगासन करने के लिए एक बड़ा हॉल हो जिसमें एक साथ बैठकर योग किया जा सके। भोजनालय। प्राकृतिक चिकित्सालय में भोजनालय का एक प्रमुख स्थान होता है। भोजनालय के 3 प्रमुख भाग होते हैं। भोजनालय में एक कमरा ऐसा हो जहाँ खाद्य सामग्री को स्टॉक में रखा जा सके। एक कमरा ऐसा हो जहाँ भोजन बने। यह कमरा खिड़कियों युक्त होना चाहिए, जिससे पर्याप्त हवा आती जाती है। एक बड़ा कमरा ऐसा हो जहाँ रोगी बैठकर भोजन कर सके। इस कमरे में ऐसी व्यवस्था रहे कि ऐसे रोगी जो नीचे नहीं बैठ सकते वे कुर्सी मेज पर अपना भोजन कर सके। भोजनालय में एक कमरा ऐसा हो जिसमें रोगी अपने भोजनालय के आसपास कोई गंदगी न करे, अतः भोजनालय पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी और निकास। प्राकृतिक चिकित्सा में पानी का भरपूर प्रयोग होता है, अतः उपचार के दौरान प्रयोग किया गया पानी भी चिकित्सालय के पास वृक्ष लगाकर कर लेना चाहिए। चिकित्सा परिसर में पेड़ पौधे या कोई खेती अवश्य करें, जिससे उस पानी को काम में लिया जा सके। निकासी भी इस प्रकार सुनिश्चित करें जिससे पानी को अधिक से अधिक उपयोग में ले सकें। निवास।
रोगियों के निवास स्थान पर चिकित्सा अधिकारी के निवास चिकित्सालय परिसर में ही हो, जिससे कोई आपातकालीन स्थिति में आसानी से निपटा जा सके। स्वागत कक्ष। सर्वप्रथम रोगी जब चिकित्सालय पहुंचता है तब उसे समस्त जानकारी देने के लिए स्वागत कक्ष चिकित्सालय के प्रवेश द्वार पर ही होना चाहिए। स्वागत कक्ष पर स्वागत अधिकारी नियुक्त रहे जिसका व्यवहार हंसमुख हो। प्रार्थना। प्राकृतिक चिकित्सा तन मन आत्मा की चिकित्सा एक साथ करती है, अतः ये एक प्रार्थना गृह का चिकित्सालय में होना बहुत आवश्यक है, जहाँ नियमित सुबह शाम प्रार्थना ध्यान आदि हो। अतिथि गृह। अतिथि गृह भी प्राकृतिक चिकित्सालय परिसर में होना चाहिए, जहाँ रोगियों से मिलने वाले बैठकर बातचीत कर सके। पर्यावरण। प्राकृतिक चिकित्सालय का पर्यावरण एकदम अच्छा होना चाहिए। चिकित्सालय के आसपास शोर, धुआं व गंदगी नहीं होनी चाहिए। चारों ओर वृक्षों और हरी घास की हरियाली होनी चाहिए। चिकित्सक। प्राकृतिक चिकित्सालय में सेवाभावी और कुशल व मृदुभाषी चिकित्सक का होना बहुत आवश्यक है। चिकित्सक को रोग व आहार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ चिकित्सक को एक अच्छा प्रशासक भी होना चाहिए, जिससे वह प्रबंधन पर अच्छा कार्य कर सके। सहायक। चिकित्सा देने के लिए पुरुष व महिला उपचारक प्रशिक्षित होने चाहिए, जिन्हें उपचार की पूरी जानकारी हो। पुस्तकालय। रोगियों के ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकालय प्राकृतिक चिकित्सालय में हो, जिससे विश्राम के समय रोगी प्राकृतिक चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर सके। पुस्तकालय में स्वावलंबन व रहन सहन व अच्छी विचारधारा की महापुरुषों का साहित्य भी होना चाहिए। पैथोलॉजिकल लैब। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति विकसित होती जा रही है, ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा को भी उपयोगी बनाने के लिए और सही निदान के लिए लैब का सहारा ले लेना चाहिए। रोगी के रक्त व पेशाब आदि की जांच के लिए एक लैब प्राकृतिक चिकित्सालय में होनी चाहिए, जिसमें सामान्य जांच की जा सके। इस लैब की उपयोगिता इसलिए भी है कि अचानक मधुमेह रोगी की रक्त शर्करा बढ़ने या घटने पर बहुत से रोगों के बिगड़ने पर रक्त व पेशाब की जाँच करके सही खाद्य पदार्थ एवं उपचार देकर रोगी की तीव्रता को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों का मूल कारण कब्ज ही है, लेकिन इसे आधुनिक बनाने के लिए भी इस तरह की जानकारी होना आवश्यक है। प्रत्येक प्राकृतिक चिकित्सक को रोग से संबंधित जांचों की जानकारी होनी चाहिए। पुराने समय में गिने चुने रोग हुआ करते थे, जिनका आसानी से निदान हो जाता था, लेकिन आज के समय में नई नई बीमारियों शरीर में होने लगी हैं, जैसे पार्किंसन, मायोपैथी, हृदयावरोध आदि। सभी रोगों के मूल निश्चित रूप से कब्ज होता है, लेकिन रोगी की आत्मसंतुष्टि एवं चिकित्सक पर विश्वास दिलाने के लिए प्राथमिक जांच के बारे में पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। निम्नलिखित जांचें रोगानुसार दी जा रही हैं। हृदय रोग के लिए ईसीजी, इको, एंजियोग्राफी, लिपिड प्रोफाइल। उदर रोगों में सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी। यकृत दोष होने पर एसजीपीटी, एसजीओटी, बिल्यूरिन, एलएफटी। गुर्दा रोग में केयूबी, बियूरिया, रेटिनाइन, यूरिक एसिड। फेफड़े संबंधी रोगों में एक्सरे चेस्ट, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, स्पुटम। एनीमिया में एचबी, हेमोग्लोबिन। मधुमेह रोग में ब्लड शुगर फास्टिंग, एनपीपी, यूरिन शुगर। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, एक्सरे चेस्ट, सीबीसी, टीबी एंड गोल्ड। थायराइड प्रोफाइल, टीटी, T3, T4, TSH। बड़ी आंत संबंधी रोगों में कोलोनोस्कोपी। मिर्गी के रोगी के लिए ईईजी। प्रशासन एवं आय व्यय रखरखाव। चिकित्सालय को चलाने में प्रशासन भी सहयोगी, इसमें लिपिक व मैनेजर चिकित्सालय के कार्य व आय व्यय का रखरखाव नियंत्रण रखते हैं। चिकित्सालय के लिए उपयोगी सामान लाने का कार्य प्रशासन के द्वारा ही होता है। प्रत्येक आवक जावक के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए, जिससे खर्चों का समय समय पर देख जा सके। गौशाला एवं जैविक खाद्य। प्राकृतिक चिकित्सालय में गौशाला भी एक अंग है। गाय का दूध, गोबर, गौमूत्र, गोबर आदि से भी उपयोगी पदार्थ हैं। गोबर गैस संयंत्र लगाकर ईंधन की बचत की जा सकती है। गौमूत्र व गोबर को खाद बनाने में भी काम में लिया जा सकता है। यह खाद जैविक खाद कहलाता है। पेड़ पौधों की झड़ी हुई पत्तियां व चिकित्सालय के कूड़े को एकत्रित करके उसमें गोबर मिलाकर खाद तैयार हो जाता है। लोक संपर्क। प्राकृतिक चिकित्सालय को चलाने के लिए लोगों से समय समय पर संपर्क करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए चिकित्सकों, स्कूल, कॉलेज व सरकारी कार्यालयों में गोष्ठियां आयोजित करते रहना चाहिए। इससे लोगों का रुझान इस तरफ हो सके। धन्यवाद। जय भगवान।